तो क्वेश्चन आवर में आपने ये रिपोर्ट देखी। केदारनाथ सीट पर उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पूरी मजबूती के साथ तैयारियों में जुटी हुई हैं। आज दिन भर कांग्रेस मुख्यालय की अगर बात करें तो वहां पर भी किस तरीके से रणनीति बनाई जानी है, इसको लेकर मंथन रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद रहे। दूसरी तरफ अगर भाजपा की बात करें तो तैयारियां बहुत पहले से ही हैं, जहां पर 5-5 कैबिनेट मंत्रियों को मंडल वाइज जिम्मेदारियां दी गई हैं। वहीं अब यहाँ पर रणनीति भी पूरी तरीके से तैयार की गई है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस और भाजपा की ओर से प्रत्याशी कौन होंगे। हालांकि जिन नामों पर चर्चाएं चल रही हैं वो आपने रिपोर्ट में सुन लिया है और देख भी लिया है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि आरोप और प्रत्यारोपों की राजनीति भी दोनों पार्टियों में तेज हो गई है और उनका मैं स्वागत कर लेता हूं। फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि केदारनाथ के उपचुनाव इस बार कितना दिलचस्प होने वाला है। हमारे साथ भाजपा से रविंद्र कुमार वाल्मीकि हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। रविंद्र जी, आपको बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रमोद कपरवाण जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ यूकेडी के प्रवक्ता टीकम सिंह राठौड़ जी हैं। राठौड़ जी, आपका बहुत स्वागत। और हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार शक्ति बरतवाल जी जुड़े हुए हैं। बरतवाल जी, आपका बहुत स्वागत है। पहला सवाल रविंद्र जी आपसे है, केदारनाथ सीट पर उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों का ऐलान संभवतः कल तक दोनों जो पार्टियां हैं वो अपना ऐलान कर देंगी, लेकिन इसी बीच आज मनोज रावत जो कि विधायक रह चुके हैं केदारनाथ सीट पर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम आरोपों की झड़ी लगा दी। चाहे वो ज़मीनों को लेकर हो, उन्होंने मसूरी का जिक्र किया, पिथौरागढ़ का जिक्र किया, फिर कहा कि चोपता की ज़मीनों पर भी आप लोगों की नज़र है। तो ये जो आरोप लगा रही है कांग्रेस, और इस तरीके से मनोज रावत जो कि प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो क्या लगता है आप लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है ये चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को एक चुनौती की तरह ही लेती है। चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, उपचुनाव हो, मेन चुनाव हो, सारे चुनावों को अपनी पूरी रणनीति के साथ, पूरी ताकत के साथ और पूरे मनोबल के साथ चुनाव में जाती है और चुनाव को लड़ती है जी। दूसरी बात मैं आता हूँ, देखिए जिस प्रकार से मनोज रावत जी ने जो इनकी एक झूठ की दुकान, नफरत का सामान, जो राहुल गांधी जी ने जिसकी फ्रेंचाइजी पता नहीं कौन सी देश से या चीन के साथ MOU करके दी थी, वो लगातार अब नीचे के कार्यकर्ताओं तक पहुंच गई है। आप बताइए कि जिस प्रकार के ये आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप आप लगाएं तो उसके साथ में प्रमाण भी हो। जिस प्रकार से अभी 2 दिन पहले जब इनकी एक नेता प्रियंका गांधी जी ने अपना हलफनामा दायर किया नामांकन के तहत, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का झूठा ब्यौरा दिया, उसके आंकड़े दे के बात हो रही है। जिस प्रकार से वो उन्होंने अपनी संपत्ति दी है, अपनी कुल संपत्ति जितनी उन्होंने दिखाई है उससे ज्यादा का तो इनकम टैक्स ने इनके पास टैक्स की वो रखी हुई है। तो देखिए, ये होते हैं प्रमाण के साथ आरोप लगाना और ये होते हैं झूठ बोलना। और अब झूठ का जवाब तो हमारे पास कोई है नहीं, है तो जनता जवाब लगातार इनको दे रही है। जिस प्रकार से अभी ताजा उदाहरण हरियाणा का था, अभी महाराष्ट्र में भी देगी, केदारनाथ में भी देगी। देखिए, जनता समझ चुकी है। जिस प्रकार से इन्होंने झूठ की दुकान लगाई थी वो हिमाचल में दिख रही है, जिस प्रकार से झूठ की दुकान लगाई थी वो अभी तेलंगाना में भी दिख रही है, जिस प्रकार से इन्होंने झूठ की दुकान दिखाई थी अपना झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे भी अभी इनका उसका दिख रहा है रिजल्ट कि किस प्रकार से वहाँ पे भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के साथ इनका समर्थित जो है मुख्यमंत्री झारखंड का, वो जेल होके आया, अभी जमानत पे बाहर आए। तो इस प्रकार के इनकी कारस्तानी है। और जहां तक जमीनों की बात है, तो जमीनों के तो एक्सपर्ट हैं। अगर कोई प्रमाण होता है तो ये निकाल लेते हैं, कोई तो कागज लेके दिखाते मनोज रावत जी, देखिए जी फला चीज है, ये चीज है वो, जिसके आधार पे मैं ये आरोप लगा रहा हूँ। तो देखिए, बेचा तो कांग्रेस ने है सब कुछ। एक ऐसा कानून बना दिया जिसकी आजकल लेके बहुत चर्चा है कि जिसपे वो उंगली रख देंगे वो जमीन उनकी। तो भैया, ऐसी तो कोई हालत नहीं है। देश के सभी महत्वपूर्ण संसाधनों को आज बड़े उससे कह देते हैं कि संसद भी हमारा है, दिल्ली का एयरपोर्ट भी हमारा है, फलाए भी हमारी है। बताइए, कोई कह सकता है ऐसे? ये बेचा कांग्रेस ने। लगातार कांग्रेस झूठ का जिस प्रकार से काम करती है, झूठ बोलने का, और अभी तो इनको प्रियंका गांधी के जो हलफनामा दिया है उस पर जवाब देना पड़ेगा। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मनोज रावत ने की, इसके क्या मायने हैं? नहीं, कुछ नहीं, ये तो सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा है, इन पे कोई मुद्दा तो है नहीं। आप बताइए, इस प्रदेश को लेके इनके पास एक बता दीजिए कोई ऐसा मुद्दा हो जो कहीं स्टैंड करता हो, जो पब्लिक के दिमाग पे जाके स्ट्राइक करता हो। कोई है ही नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से आज माननीय धामी जी के नेतृत्व में एक कुशल सरकार चल रही है, ईमानदार सरकार चल रही है, उसको लेके इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ये जब मुद्दाविहीन विपक्ष है तो वो कहीं ना कहीं अपनी झूठ की दुकान सजाएगा। अब वो झूठ की दुकान लगातार
अब राहुल गांधी जी की फ्रेंचाइजी पार्टी हुई है, लगा रहे हैं अब नीचे तक कार्यकर्ता आ गए। अब मनोज रावत जी बेचारे चक्कर में है कि किसी तरीके से टिकट मिल जाए। ठीक है। अब पता नहीं उनको बेचारों को, है बढ़िया नेता, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, मुझे नहीं था कि वो इस तरीके के इनके इस झूठ की दुकान में वे भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है। प्रमोद कृपाणा शास्त्री जी, चुनाव है और आप आरोप ये है कि आप लोग इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे जो आरोप लगा रहे हैं, या फिर आप लोगों के पास कोई तथ्य नहीं है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं सिर्फ चुनाव के लिए, जनता के लिए, कि ताकि आपके पक्ष में चुनाव हो, ऐसा है क्या? रवि जी, मैं आपसे एक बात बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ। रविंदर भाई हमारे अच्छे मित्र हैं और इनकी मजबूरी है आरोप लगाना। यदि मनोज रावत जी ने इतने जो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई आरोप लगाया है, और अगर वो झूठा है, तो इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर कानून है। आप कानून की सहायता लेकर के आप बता सकते हैं। आप मानहानि, छोटी छोटी बातों पे तो ये मानहानि का दावा करने का काम करते हैं। सच्चाई ये है कि इस प्रदेश को क्यों गरीब आदमी को फंसवा रहे भारतीय जनता पार्टी ने बेचने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस जितने उत्तराखंड के खेत हैं, खलियान हैं, नाले हैं, नदी है, सारे बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। धामी जी तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी के तो एक्सपर्ट है। ये तो मुझे तो ये आप रविंदर भाई की तो मजबूरी हो सकती है उनके अपने नेताओं के गुणगान करने की, लेकिन आप बहुत छोटे से किसी कार्यकर्ता को जो थोड़ा बहुत समझ रखता हो राजनीति की, वो कह रहे कांग्रेस मुख्यमंत्री ही जो है बड़े दर्जे के वो प्रॉपर्टी डीलर, और नहीं, वो कह रहे कि कांग्रेस ज्यादा एक्सपर्ट है इस मामले में। नहीं, अब इनके बोलने से क्या होता है? कांग्रेस 7 साल से इस प्रदेश के अंदर कहीं उसमें राज्य में है नहीं, और 11 साल से देश के अंदर है नहीं। जिन संस्थानों में बैठ करके प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो कांग्रेस के बनाए हुए हैं। जिन संस्थानों में आप बताएं नहीं इन्होंने किया क्या है झूठ बोलने के सिवाय। ये तो झूठ के विश्वविद्यालय है झूठ के। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में बड़ी एक्सपर्ट है, और इनको भ्रष्टाचार के नाम पर, भ्रष्टाचार की तो ये पूरी दुकान है, पूरे भ्रष्टाचार ऊपर से लेके नीचे तक। अब रविंदर भाई को हो सकता है, रविंदर भाई को जो हरा हरा दिखता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो श्रावण का महीना है उस समय की नजर गई हुई है, तो सब हरा दिख रहा है। लेकिन प्रदेश के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार जिस चरम सीमा पर है, और जिस तरह से जो है बेरोजगारी है, आप बताएं नहीं, क्यों नहीं आप बताते कि भाई जो है भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, बेरोजगारी की आप बात करें। बेरोजगारी में तो क्या आंकड़ा पेश किया सरकार ने कि जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर मुख्यमंत्री का पद संभाला, उसके बाद जो 17,000 से अधिक नियुक्तियां सरकारी पदों पर हुई, वो एक रिकॉर्ड है उत्तराखंड में। रवि जी, 7 साल में 17,000 नियुक्तियां कोई बहुत बड़ी बात है क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे पूरे 20 साल में जितनी नियुक्तियां उन्होंने 7 साल में करी हैं, ये भी तो आंकड़ा बताओ। अगर 17, अरे ये भी तो बताएं कि निकाले कितने हैं। आप ये भी बताएं ना, ये आंकड़ा भी तो दे कि 17,000 तो नियुक्तियां की है, और मेरे ख्याल से कम 50,000 लोगों को निकालने का काम किया। ये निर्दयी लोग हैं, ये इनकी सरकार निर्दयी सरकार है। इनको राज्य के हक हकूकों से लेना देना नहीं है। ये राज्य की परिसंपत्तियों को बेचने का काम करते हैं, और अन्य प्रदेशों के जो लोग हैं उनको जो है राज्य के संसाधनों पर उनका अधिकार, उनका अधिकार इस राज्य की संपत्तियों, परिसंपत्तियों पर उनको देने का काम करते हैं। ये सरकार, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये जो बोलते हैं उसके ठीक विपरीत करते हैं। अच्छा, तो जो केदारनाथ का ये चुनाव है, हालांकि प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ, संभवतः कल तक आप लोग भी कर दें, तो इसमें अगर देखा जाए तो भाजपा सत्ता में भी है, कैबिनेट मंत्रियों की यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक विधायक नहीं, मैं खुद वहाँ के एक विधायक के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए ये चुनाव टफ है, लगता है आप लोगों? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप में। देखो, चुनाव, हर चुनाव टफ है, लेकिन अगर केदारनाथ की अगर आप बात करें, और केदारनाथ, बाबा केदार जो है कमजोर लोगों के देवता है, वो कमजोर लोगों की रक्षा करते हैं। और जिन्होंने केदार से 228 किलो सोना चोरी कर दिया हो, नहीं कमजोर मतलब आप लोग कमजोर हैं? बिल्कुल निश्चित। तो मैं साथ भाई एक बात बताओ ना, इनके पास धन बल है, इनके पास जन बल है। अच्छा। ये जो है तमाम खरीद फरोख्त करने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के पास एक आम हथकंडे हैं नहीं। इतनी बड़ी नेता के पास 15 करोड़ रुपए की संपत्ति दी है, वो है तो झूठी, इससे कई गुना ज्यादा। आप बताइए, आम आदमी, गरीब आदमी के पास होती है इतनी? 5 किलो आपके पास हो तो भाई कहाँ बाबा केदार, इनको केदार बाबा, इनको
इस समय इनको बगसने वाले नहीं है। और बाबा केदार तो वैसे ही बहुत दयालु हैं, और बाबा मुझे लगता है कि बाबा की इस बार केदारनाथ पे आशीर्वाद आपके साथ होगी, और जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे वो रिकॉर्ड मतों से वो जीतेंगे, क्योंकि इन्होंने जो है धर्म के नाम पर और जिस तरह से इन्होंने धर्म का आडंबर किया वो सब वो छुपा हुआ नहीं है। ये आडंबरवादी लोग हैं, इनका धर्म से भी लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं टिकम से राठौड़ जी, आप एक क्षेत्रीय दल हैं और जो यहाँ पर चुनाव होते हैं उसमें आपका पार्टिसिपेशन होता है। इस वक्त केदारनाथ में अगर बात की जाए, दो बड़ी पार्टियां हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप हैं, तैयारियां हैं, बैठक है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या इस उपचुनाव में उतरेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से हमने तो आज कैंडिडेट भी घोषित कर दिया है। आशुतोष भंडारी जी हमारे जी कैंडिडेट होंगे। लेकिन किस मजबूती के साथ आप लोगों की वो मजबूती? ये इस बार का जो चुनाव है वो जो अभी हमारी रैली हुई, लोगों का बहुत अच्छा जनमत मिल रहा है और लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया है कि हम लोगों ने भी, हमारे नेताओं ने भी गलतियां की, हम बिल्कुल इस चैनल पे मैं स्वीकार कर रहा हूं और हमने माफी याचना भी मंगवाई है। जहां जहां हमारे दौरे हुए, हमारे शीर्ष नेताओं के दौरे हुए, हमने कहा ये जो हमारे से गलतियां हुई है, मनुष्य को यदि अपनी गलती का एहसास हो जाए और जल्दी हो जाए तो कोई भी ऐसा पाप नहीं है जो धुल नहीं सकता है। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि हम बड़े मजबूती के साथ वहां उतर रहे हैं और तीसरे फ्रंट के रूप में बिल्कुल हम इनको चुनौती देने वाले हैं। ये दोनों दल गलतफहमियों में जी रहे हैं। कॉरिडोरों की बात करते हैं, ये कॉरिडोर जहां हमारी सारी यात्राएं रुकती है, यदि ये कॉरिडोर पहले भाजपा वाले भी बना देते, आज इनको 39 घोषणाएं लेके आना पड़ता है। आज इनके 5-5 मंत्री वहां बैठे हुए हैं। और ऐसे ही मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं, कांग्रेस भी यात्रा लेके कभी पद यात्रा कर रही है, कभी कुछ कर रही है। अरे इतने विधायक है, यदि जनहित के लिए नीतियां नहीं बन रही है तो बैठ जाओ ना धरने पे, विधानसभा को घेर दो आप कि हम काम नहीं करने देंगे। लेकिन इनका कोई सरोकार नहीं है। राज्य की जिस प्रकार से जो नीतियां हैं, रोजगार, मैं ये कहना चाहता हूं वैकल्पिक यदि ये रोजगार देते, हम ये नहीं कह रहे परमानेंट रोजगार दो, कोई परमानेंट ऐसे जॉब दो। 17,000 क्या होते हैं? 7 साल, ठीक बोला इन्होंने, 17,000 क्या होते हैं? हम तो ये कह रहे हैं 1.5 लाख से, जिस दिन यूकेडी को, मैं जनता से भी अपील करता हूं कि यूकेडी को सत्ता में लाना पड़ेगा और इस तरीके से सत्ता यदि आप देंगे तो हम अब पिछली जो गलतियां हैं ऐसे समझौते बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे पास यदि 15 सीटें भी आ गई तो हम निश्चित रूप में कार्यकाल को डिवाइड करेंगे। यदि ये जनता के हित में ये राष्ट्रीय दल काम करेंगे तो चाहे हमें 2.5 वर्ष का कार्यकाल मिले, हम इस तरीका की नीति इसमें लेके आएंगे। और हम जो 1.5 लाख से 2 लाख के प्रति वर्ष ये रोजगार, वैकल्पिक रोजगार हम देने का काम करेंगे। और ऐसे नए नए डेस्टिनेशन जो हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर संभावना है जिस चीज की, वो तलाशने का काम हम कर भी रहे हैं और इस पे पूरी तरीके से हम इसको डेवलप करने का काम करेंगे, जो इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने आज तक नहीं किया। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शक्ति बरतवाल जी जुड़े हुए हैं। बरतवाल जी, जो केदारनाथ का उपचुनाव है इस वजह से भी बहुत अलग इस वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि हाल में जो उपचुनाव हुआ था उसमें सत्ताधारी पार्टी दोनों सीटें हार गई और यहाँ पर कांग्रेस ने बाजी मार दी। इस वजह से शायद कांग्रेस गदगद है। लेकिन केदारनाथ के इस उपचुनाव को कैसे समझे, क्योंकि वक्त बहुत करीब आ गया है और बहुत जल्दी प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा। पार्टी ने मैसेज देने का काम किया है कि सभी लोग वो मनोज यादव के साथ करें, क्योंकि जब आप प्रत्याशी चयन के अंतिम दौर में जा रहे हो और उस स्थिति में पूरी पार्टी जिस अध्यक्ष से लेकर आपके कैंडिडेटों के नाम, वो सब लोग साथ फाइट रेस्पॉन्स, इससे ये होता होगा कि आपको लग जाता है कि आप सब वहां से कांग्रेस पार्टी से मनोज यादव चुनाव लड़े। आज क्लियर हो गया है, इतना कोई संदेश नहीं है। अगर आप जर्नलिस्ट अप्रोच से भी देखें और उस पॉलिटिकल अप्रोच से भी देखें, एक कैंडिडेट के रूप में जिस तरीके से पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी थी और उनसे करवाई गई और ये आरोप उनकी सबसे सत्तारूढ़ दल पर लगाया गया, तो चूंकि पॉलिटिकल हाइप भी मिलती है और एक संदेश देने का भी ये काम किया पार्टी ने कि देखिए हम इन मुद्दों को लेकर केदारनाथ से लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि वर्तमान में जो भू कानून को लेकर जो आवाज उठाई जा रही है वो कहीं ना कहीं लोगों में ये बात आ गई है कि हम जमीनों की जो खरीद है वो बेबुनियादी तरीके से हो रही है और जो
नाम पर जो नकली खरीदते हैं तो उसका निजी उपयोग कर रहे हैं। हाँ, तो ये लगभग ये मैसेज सभी लोगों के जनमानस में है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास इसका क्या जवाब होगा, इसको मुझे प्रवक्ता बेहतर बता पाए। हाँ, लेकिन जो आरोप कांग्रेस की तरफ से आए गए हैं, उन आरोपों पर ये कहना भारतीय जनता पार्टी है कोई सच्चाई नहीं है। तो चूंकि इस पर ये देखना होगा कि आरोपों में सच्चाई है नहीं कि दूसरी है, लेकिन वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं आप भी देख रहे हैं कि भू कानून को लेकर एक जनमानस के अंदर एक आवाज आती है कि ये कानून लागू किया जा रहा है। जब आप यूसीसी की बात करते हैं, आप पटनायक की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड में सिविल लॉ ले आएंगे, तो आप वो कानून क्यों नहीं, ये बात सबके मन में है। लोग ये कहते हैं कि हमने आपसे यूसीसी नहीं मांगा है, हमने आपसे भू कानून, आप भू कानून कीजिए। तो जब भू कानून की बात हो रही है और वो कांग्रेस पार्टी ने उसे उठा दिया, यानी वो तो मैं भी इसको आने वाले टाइम में शामिल करेंगे। और केदारनाथ में ये मुद्दा इसलिए जरूरी होगा क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा इस पर यात्रा बहुत प्रभावित रही, और यात्रा प्रभावित रही। यात्रा में लोगों ने आरोप लगाया कि बाहर के वेंडर थे उनको ज्यादा सर्विस दी गई है, स्थानीय स्तर पर तो कुछ पर असर इसका पड़ा है। तो मुझे लगता है कि चुनाव में बहुत कम समय बचा हुआ है, और इस स्थिति में पार्टी कांग्रेस की तरफ से जनता पार्टी पर आरोप लगाया गया है, उस आरोपों को आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं। दूसरा, जो पार्टी में टिकट को लेकर जो मारामारी है, मुझे वर्तमान स्थिति में कांग्रेस में अब कोई स्थिति नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती हो गई है जो 2022 में निश्चित करवाया अपनी पार्टी में, और उसके बाद लगातार नेताओं का आना जाना लगा रहा। तो अब वो एक चैलेंज हो गया है कि कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास जो 10 दावेदार थे उनमें मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा कंप्यूटर दावेदार है जो मनोज रावत को बीट कर पा रहे हैं, हाँ, कि वो पूर्व विधायक भी है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो गया है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि अब वो मनोज रावत जी को टिकट वहां पर देंगे, मनोज रावत को देंगे। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी पसुतीस की स्थिति है, वहाँ किसको वो टिकट देंगे। कुलदीप रावत ने ये साफ कर दिया है कि अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो निर्दलीय अपनी दावेदारी पेश करेंगे। आशा नोटिया लगातार ये कह रहे हैं जब उनका अधिकार बनता है, क्योंकि उनको पिछली बार भी कहकर आश्वासन दिया गया था प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि भाई अब आपको आगे आप लड़ेंगे सेना में। तो अब तो ये बड़े दावेदार हुए, और ऐश्वर्या रावत जो सेना रानीपुर विधायक की पुत्री है, वो ये साफ करती है कि जो परंपरा है बीजेपी की, उस परंपरा के हिसाब से उनका दावा मजबूत करता है। तो ये 3 बड़े जो नाम है उन पर अब जनता पार्टी को डिसाइड करना है किसके साथ रहेंगे। लेकिन ये चुनाव जो केदारनाथ का है, कहीं ना कहीं हाई वोल्टेज होने वाला है, और ये चुनाव पार्टी के लिए कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लिए चुनौती बन गया है। ठीक है भरद्वाज जी, अब मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ रविंद्र कुमार वाल्मीकि जी से। प्रत्याशी को लेकर देखें तो कांग्रेस की स्थिति ये साफ दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस कोई मास्टर स्ट्रोक अगर हो जाए तो राजनीति में किसी बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल ये है कि अगर प्रत्याशी चयन की अगर बात करें तो आपकी तरफ अगर देखें तो खुले तौर पर ऐश्वर्या रावत ने मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि मुझे मौका दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा, एक बयान उनका ये भी था कि ये रहा है कि अगर इस तरीके से कोई दिवंगत हो जाता है तो उनके परिवार को टिकट दिया गया है, और तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। दूसरी तरफ कुलदीप रावत जो कि लोकसभा चुनाव हुआ चल रहे थे और वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए, खुलकर दावेदारी कर दी। तीसरी तरफ जो इस वक्त आपकी प्रदेश अध्यक्ष है महिला मोर्चा की, वो सीधे तौर पर अपनी चुनावी दावेदारी पेश कर रही है। क्या चुनौतीपूर्ण बना हुआ है आप लोगों के लिए, और अगर ऐसा है तो ये तो आप लोगों के लिए दिक्कत भी हो सकती है? देखिए, जब तक किसी के नाम पे मोहर नहीं लगी है केंद्रीय नेतृत्व द्वारा राज्य स्तर पर, तब तक सभी को अधिकार है कि वह ये कह सके कि मुझे देना चाहिए, और अपने आंकड़े, अपने समीकरण वो अपने कहने का हकदार है। प्रत्येक कार्यकर्ता जो भी भारतीय जनता पार्टी में, पार्टी के अंदर जो भी काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा और रही है, जब जिस एक नाम को लेके जब फाइनल हो जाता है तो सभी जो कार्यकर्ता होते हैं वो है स्वयं को मान के उसको जिताने के लिए काम में लग जाते हैं। तो हमारे यहाँ ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है कि
किसे फाइनल करना है किसे नहीं है, वो केंद्रीय नेतृत्व का, राज्य स्तरीय नेतृत्व का एक रणनीति के तहत हम उसके तहत ही अपनी घोषणा करते हैं। और घोषणा तो अभी कांग्रेस की भी नहीं हुई है, ठीक है, वो एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं जिस प्रकार से। और देखिए अभी भी मैं कहूंगा एक इस प्रदेश में कांग्रेस के एक 2-3 धड़े हैं। अब आज एक धड़े ने अपने प्रत्याशी को बिठा के काम किया, मैं बता रहा हूं आपको, आप सुबह ही इसका रिएक्शन देखना, और हो सकता है अभी शाम को मिल जाए, कोई ना कोई बोल दे। तो ये कहीं ना कहीं एक धड़ेबाजी का भी खेल है, एक धड़ा किसी को टिकट दिलाना चाहता है, एक धड़ा किसी को टिकट दिलाना चाहता है। तो ये एक धड़ेबाजी का खेल है, और उसी की कड़ी में आज जिस प्रकार से मनोज रावत जी को बिठा के इन्होंने महाराज जी ने किया है, क्योंकि महाराज जी को एक बड़ा वर्ग जो कांग्रेस का एक शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं जो है वो इनको स्वीकार नहीं कर रहा है। इनके लगातार कार्यक्रम, चाहे वो केदारनाथ यात्रा हो, चाहे इनका खुद का, आप बताइए कि इतना समय हो गया संगठन के ये अपने पदाधिकारियों को घोषणा नहीं कर सके, ये इसके पीछे कारण ही है। अच्छा देखिए, लगातार इनकी प्रभारी दूसरी बार मैं देख रहा हूं कि दिल्ली में बिठा के इनसे, दिल्ली में बुलाते हैं, वहां बिठा के इनसे बातचीत होती है, इनकी प्रभारी भी यहाँ नहीं आती। तो कुछ ना कुछ ऐसा है, क्योंकि प्रभारी के साथ लास्ट टाइम जो इनके प्रभारी थे उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे थे। अब वो प्रभारी भी बेचारी डरती है कि मैं यहाँ हूँ, पता लग रहा है मैं किसी के यहाँ चाय पीने चले जाऊं, ये कह दे उससे मिला हुआ है, उससे मिला हुआ है, ऐसा क्या। तो ये बहुत सारे इनके अंदर एक अटपटे चटपटे जो है खिचड़ी पकी हुई है कांग्रेस के अंदर। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमने ये संदेश दे दिया कि हम सब एक हैं। नहीं, क्या मैं बता रहा हूँ ना आपको, सुबह ही मैं बता रहा हूँ, कल हो सकता है आपका टॉपिक ये रहे, दूसरा धड़ा क्या पता क्या अभी कल उसमें वो मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन एक चीज और भी ना, कांग्रेस ये कहती है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, भाजपा में तो किसी को बोलने की इजाजत ही नहीं है, तो इसलिए वहां कोई कुछ नहीं कहता। अरे भाई 2 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोकतंत्र देखा था, बेचारे ऐसे दरवाजे खड़े, एक दलित नेता को जिस प्रकार से एक परिवार के सारे सदस्य बैठ के अंदर फर्स्ट क्लास चाय कॉफी पी रहे हैं, एसी में बैठे, वो बेचारा अध्यक्ष बैठा और एक आदमी रोके हुए उसे, बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष की ऐसी, वो बार बार हाथ दिला रहा है, वो व्यक्ति देखेंगे आप वीडियो में, पीछे मुड़ के देख रहा है कि कोई इशारा करे तब मैं इसे अंदर लूं, वहां से इशारा नहीं हो रहा, वो दरवाजा बार बार ऐसे कर दे, और वो बेचारे ऐसे करके हाथ से अड़ाए फिर देखते रहे। तो ये लोकतंत्र तो हमें दिखाई देता है भाई, लगातार लोकतंत्र आपका, ऐसा लोकतंत्र जो है आपका है, और ये सारी दुनिया जानती है। और लगातार हम भी बताते हैं, और हम क्या बताते हैं, आपके कारनामे बताते हैं, कार्य नहीं बताते, आपके कारनामे बताते हैं कि आपका लोकतंत्र किस प्रकार का। दूसरी बात आऊंगा मैं, जिस प्रकार से हमारे साथी ने अभी कुछ बातें कही थी, और विशेष रूप से मेरा नाम लेके मुझे कही थी, तो ठीक है, आपके अंदर जो झूठ की दुकान जो चलती है, इन्होंने कहा था ना कि हमारे पास प्रमाण है, आप इन पे एक वो कर दीजिए, डिफॉर्मेशन का केस डाल दीजिए। तो मैं इनसे कहूंगा, वो मनोज रावत जी एक साधारण व्यक्ति है, मेरी पर्सनली, ठीक है वो कांग्रेस के नेता है, लेकिन मेरे पर्सनल बड़े अच्छे मित्र भी हैं, क्यों बेचारों को फंसवा रहे, पता लग रहा है कोई सुबह कार्यकर्ता किसी ने डाल दिया कि भाई दिखाओ, आप प्रमाण दिखाओ, या हो सकता है कोर्ट ही मान ले स्वयं, आजकल कोर्ट भी तो स्वयं वो ले लेती है संज्ञान कि भाई दिखाइए आपके पास क्या है। तो जिस प्रकार से मुझे आज भी याद है 2011-12 में जब नेशनल हेराल्ड के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रमाण प्रस्तुत किए, तो कांग्रेस की यूपीए सरकार ने उसको नकार दिया, वे सुप्रीम कोर्ट ले गए, सुप्रीम कोर्ट ने उन पर मुकदमा कायम कर दिया, बाद में दोनों को जमानत लेनी पड़ी। तो आप पे कोई प्रमाण हो, अभी ताजा उदाहरण है, आप देखिए कर्नाटक में जिस प्रकार से अब प्लाट वापिस कर रहे हैं, सिद्धारमैया जी की वाइफ ने भी कह दिया कि भाई ठीक है हम लौटा रहे हैं, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कह दिया कि ठीक है हमारे परिवार को जितने मिले थे हम लौटा रहे हैं। तो ये देखिए, ये होती है प्रामाणिकता। आप आरोप लगाएं, आपके पास प्रमाण है नहीं, ये बेच दिया, ये बेच दिया, अरे बेचा तो आपने भाई, आज पूरे देश में वक्फ बोर्ड को लेके वो जहां उंगली रख दे उनका, आपका नेता कह रहा है ये संसद भवन भी हमारा है, वक्फ बोर्ड की जमीन का, ठीक है। तो आप बताइए ना, इतना हौसला है कि आप किसी की जमीन को बता देंगे हमारी। आज इस प्रदेश, 10 सेकंड लूंगा, इस प्रदेश के अंदर 2500 से ज्यादा एकड़ भूमि को आज माननीय धामी जी के नेतृत्व में खाली कराया गया, जो ऐसी जगहों पे थी, एक बार इनकी जुबान से निकला। आप भू कानून की सख्त की तो बात करते हैं, लेकिन वनफूलपुरा में जो लोग एक सरकारी जमीन को, रेलवे की जमीन को एक लंबे समय से
कब्जा करे बैठे थे, आप उनको कहते हैं इनको कहां पर स्थापित करोगे? और जो व्यक्ति यहाँ पे इस प्रदेश की उन्नति कराने के लिए, कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए आता है, वो यहाँ के बच्चों को स्किल करने के लिए आता है, आप उस पे कहते हो ये तो भूमाफिया है। तो ये दोगलापन जो है ना, ये कहीं ना कहीं जनता समझती है। आप बनपुरा के लिए एक बता दीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट गए, ठीक है, आपका अधिकार है, कोर्ट में जाना सबका अधिकार। जब हमारे यहाँ के हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई आप इन्हें हटाइए, यहां से खाली करवाइए जमीन, एक बड़ा रेलवे स्टेशन जिसकी कनेक्टिविटी और आगे तक जानी है, उसको रोक के बैठे हुए। ठीक है, आप उसके ऊपर तो जुबान नहीं खुलती, आप कहते हैं बना लिया है। ठीक है प्रमोद शास्त्री जी, अब यहाँ पर जो बात है, दो तीन चीजें आई कि एक तो ये भी आरोप लग गया कि कांग्रेस अभी भी धड़ों में बटी हुई है, एकजुट नहीं है, जो कि अक्सर भाजपा कहती है। और दूसरी बात ये आ गई कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों का कोई आधार नहीं है, ये पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, और एक अगर इसमें हम बात करें तो केदारनाथ में सोना प्रकरण को लेकर कांग्रेस लगातार इस आवाज को उठाती रही, उसमें चैलेंज किया गया कि अगर ऐसा कुछ है, आपके पास प्रमाण है, तो आप कोर्ट जाइए, वहां पर बात कर लीजिए। और यही मुद्दा इस वक्त रहेगा भी चुनाव में, उपचुनाव में हम देखेंगे सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा। निश्चित रूप में रवि जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दूसरे के घरों में ताका झांकी करने का बड़ा जो है अनुभव है। ये अनुभव, ये इनको बड़ा अनुभव है कि किसके घर में, क्योंकि ये तो भाई को भाई से लड़ाने वाले, गरीब को बेघर करने वाले ये वो लोग हैं। ये और जो है चंद लोगों को मजबूत करने का काम इनका रहता है। आप जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उससे इनका लेना देना कुछ है नहीं। मेरे मित्र भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ धड़ेबाजी है। कांग्रेस बड़ा दल है, ठीक है, धड़ेबाजी हो सकती है। मैं ये नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के बेशरम लोगों की तरह ये नहीं कहता कि नहीं है धड़ेबाजी, ठीक है, मजबूत दल है, बड़ा दल है, 150 पौने 200 साल पुराना दल है, बहुत सारे प्रभावशाली नेता हैं, बहुत सारे जिन्होंने जो है प्रदेश के लिए, देश के लिए बहुत सारा काम किया। लेकिन अंतोगत्वा पार्टी जिसको अधिकृत करेगी, पूरी पार्टी उनके साथ लामबंद होकर के काम करेगी। और रही, अब देखो मनोज रावत हमारे बहुत सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, कोई भाई देखो, और बाबा केदार के ही जहां बाबा केदार निवास करते हैं वहीं उनका भी निवास है। तो निश्चित रूप में उनकी दावेदारी है और पार्टी उनको, वो हमारे सीनियर नेता हैं, मुझे लगता है कि अगर उनको टिकट देगी तो बहुत अच्छा देना। अब दूसरी बात ये जो बनपुरा की बोल रहे हैं कि वो जो जमीन कब्जाए हुए हैं, तो भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आखिर गरीब को अगर कांग्रेस बसाने की कहीं बात करती है तो भाई किससे करेगी? सरकार आपकी है, आप उनको दूसरी जगह कहीं बसा दो जहां आप जो है उद्योगपतियों को, जहां आप जो है इतने तमाम जितने उद्योगपतियों को जो कि जिनका नाम कहीं आता नहीं था, और आज वो 10 साल के अंतर्गत वो जो है विश्व के पहले नंबर, दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। जब आप उनको इतना मजबूत कर सकते हैं, तो जो ये शोषित वंचित लोग हैं, क्या इनको ये इस प्रदेश के लोग नहीं है क्या? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये बचने चाहिए, नहीं बचने। लेकिन जो अवैध है, जो अतिक्रमण अवैध ही होता है, ठीक है ना, तो अवैध है ना, हाँ, तो हम ये कह रहे हैं तो गलत है। जो है आप जो है उनको कहीं बसा दीजिए। है तो वो आखिर मनुष्य ही ना, है तो वो मनुष्य ही। अरे भाई, और आपने ये वो गरीब वंचित हैं जिनके पास, आपसे एक बात और कहना चाहता हूं विनम्र निवेदन के साथ, फौज के बाद सबसे ज्यादा जमीन जिनके पास है, भारतीय जनता पार्टी, ये वो गरीब वंचित है। पार्टी तो है ही। जब वो बस रहे थे तब आप क्या सोए हुए थे? अरे भाई, हमने थोड़ी ना नहीं, बताया, आज से जब वो 70 सोए साल हुए थे पहले क्या? आपने बताए, भाई, आपकी सरकारों ने बताया, आपने खाद पानी दिया। आपकी नीति, आज जिनको आप गरीब वंचित कह रहे हो, एक आंकड़े के हिसाब से सेना के बाद दूसरा नंबर इन गरीब वंचितों की जमीनों का है इस देश के अंदर। रविंदर जी, इसलिए मैं जिसे दे आपसे दी ये कहना कांग्रेस चाहता ने हूं, 2014 में 131 हम 131 संस्थान वक्फ बोर्ड को देकर गए थे आप, हम ये कह रहे जिसे हैं बाद में कोर्ट के थ्रू वापस करवाया गया। काम कौन करेगा भाई? सरकार बताइए ना। करेगी। आखिर सरकार अब गरीब वंचित कब तक कहते रहोगे भाई? इसलिए जो है, इसलिए रविंद्र भाई, मैं आपसे आप कब तक देश के कि हमेशा उजाड़ने का काम मत करो, उद्योगपतियों को बसाने गाली की बात भी किया करो, हमेशा और उजाड़ने की बात मत करा करो, एक व्यक्ति कभी को गरीब बसाने की बात वंचित भी किया करो। और एक मैं तरफ आपसे को ये कह निवेदन करो, करना उन्होंने कहा चाहता जी हूं। नहीं नादान बालक है,
गलती हो जाती है, ऐसा ना करो भाई। नहीं ठीक है, लेकिन मेरा आप दोनों लोगों से एक सवाल एक और है, क्योंकि इस वक्त अगर दो उपचुनाव जो हुए, रविंद्र जी, दो उपचुनाव जो हुए, उन दो उपचुनाव में अगर हम देखें तो यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि दोनों उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी हार गई। अब यहाँ पर चाहे उसकी वजह जो भी रही हो, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर गदगद है कि एक उपचुनाव जो और है इसमें भी हम कहीं ना कहीं बाजी मार देंगे। तो आप क्या मानते हैं? आपसे सवाल है रविंद्र जी। वो ईवीएम खराब हो गई थी जी, वो तो ईवीएम में घपला हो गया था। नहीं, हम 500 वोटों से हार गए थे। तो देखिए, मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि जहां ये जीत जाते हैं वहां तो ये इस ईवीएम के ऊपर कई सवाल नहीं होता, और जहां जैसे ये हारते हैं वैसे ये पूरा हरियाणा में ईवीएम को दोष बता दिया था इन्होंने। आप बताइए ना, आपने बड़े अच्छे से रवि जी आपने कहा कि देखिए आज सत्ता दल होते हुए आप दो उपचुनाव हार गए और मात्र 476 वोटों से हारे हम मंगलौर की सीट। हाँ, वो तो और पहली बार ऐसा हुआ है हमारे साथ, नहीं तो हम बड़े अंतर से वहां हारते थे। वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन बद्रीनाथ जैसी सीट हार जाना, वहां पर तो अंतर बड़ा था। एक आम जनमानस का अपना एक मत है। लोकसभा में उसी सीट ने हमारे को करीबन 8,500 वोटों से जीत के दिया है। हाँ। उसी पे ही, उसी लोकसभा से, उस विधानसभा बद्रीनाथ ने लोकसभा में। तो देखिए तो लोगों के मत का, और उसे स्वीकार करना चाहिए, हम उसे स्वीकार। भारतीय जनता पार्टी या तो जीतती है या सीखती है, हम हारते नहीं है। हम लोगों के मत का, मैं आपको बताया कि हम ये नहीं कहते मुख्यमंत्री नकारा है, हम ये नहीं कहते कि भाई ईवीएम खराब है। अरे भाई सीधा कहो ना, राहुल गांधी का दोष है इसलिए आप हारते हो। ये जो है आपके स्टेट के लोगों ने दोष है, बताया आपका विधायक, आपका जो मुख्यमंत्री है वो ठीक नहीं है। फेस सेविंग का जो आपका गेम है, इस गेमिंग से बाहर निकलिए। आप अगर जीतते हो तो इसी ईवीएम से जीतते हो, अगर हारते हो तो इसी ईवीएम से हारते हो। अच्छा प्रमोद जी, आपसे सवाल है, ठीक है आप दो उपचुनाव आप जीते, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर बद्रीनाथ वाली सीट की बात करें तो वहां पर जो स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, वो कुछ अलग थी। और मंगलौर सीट पर आप जीते तो जरूर है, लेकिन आप ये देखिए कि जहां पर जो आपकी सीट हुआ करती थी, जो कि कभी भाजपा के पास रही नहीं, वहां पर इतना अच्छा प्रदर्शन रहा भाजपा का। देखो रवि जी, देखो निश्चित रूप में संसाधन है, धन बल है, जन बल है, बाहुबल ये पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों को अपमानित करने का काम कर रही है। अरे लोग क्या पैसे में बिक रहे? क्या तरह कोई सिद्धांतवादी पार्टी पैसे में बिक रहे? ये तो जो है खरीद फरोख्त वाले लोग हैं, ये तो व्यापारी लोग हैं, ये राजनीति थोड़ी करते हैं, तो व्यापार कर रहे हैं राज्य के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो। लेकिन वोटों को इनका राजनीति से क्या लेना देना है? तो व्यापारी लोग बैठे हुए हैं जो देश को लूटने के लिए, प्रदेश को लूटने के लिए बैठे हैं। इनका राज्य से लेना देना क्या है? ये तो राज्य की जो संसाधन है उसको लुटाने का काम, राज्य के लोगों का के हकों पे डाका डालने का काम करने वाले लोग हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई देखिए, ये संसाधन वाले लोग हैं, ये बाहुबली लोग हैं, ये धन बल वाले लोग हैं, ये लोगों को डरा धमका करके वोट लेने वाले लोग हैं। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस जो है सिद्धांतवादी पार्टी, अपने सिद्धांतों के हिसाब से काम करती है। और अभी हम 2 सीटों की बात कर रहे हैं, अगली बार फिर डिबेट में हम 3 सीटों की बात करेंगे। इस बार पहले भगवान बद्री ने इनको जो है 9-2-11 अपने क्षेत्र से किया, इस बार केदार इनका। लेकिन मैं अभी भी आपको बताऊं कि वहां की परिस्थिति अलग थी और मंगलौर की परिस्थिति अलग थी। इस वक्त मैं ये नहीं कह रहा हूं आप लोग बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़िए, हमारी तो शुभकामनाएं दोनों पार्टी के साथ है, लेकिन परिस्थितियां अलग थी दोनों सीटों पर। परिस्थितियां सब जगह की अलग अलग हैं ही। परिस्थितियां तो बिल्कुल, ये तो सच है कि हर जगह की परिस्थितियां अलग हैं। और पार्टी की जो, लेकिन जो मुझे लगता है कि पार्टी को जिताना तो वहां के लोगों ने है। भाई हम जो है पॉलिटिकल, हमारा काम अपना संदेश लोगों तक देना है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई जो है कि मंगलौर के चुनाव और बद्रीनाथ का चुनाव जीत करके कोई हम सरकार बना ली वो हमने, या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई हो। लेकिन कांग्रेस ठीक है, 2 विधायक हमारे बड़े हैं। हाँ। दो विधायक हमारे, एक तो एक ही विधायक बड़ा समझ लो, एक तो वो भागे गए, एक तो आपके थे, एक तो हमारे थे, भागी गए थे। लेकिन राज्य के लोगों ने राज्य के नेतृत्व पे सवाल उठाया, राज्य के नेतृत्व पे सवाल उठाया है कि राज्य बनने के बाद पहली बार जब जो है कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तब भी जो है उपचुनाव जीत रही है। तब भी चुनाव जीत। ठीक है, टिकम राठौर जी, आप लोग इस उपचुनाव को किस तरीके से ले रहे हैं? तमाम यहाँ पर उपचुनाव हुए हैं, जो आप लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है। आपने कहा कि जो प्रत्याशी वहाँ पर ऐलान किया मजबूती के साथ लड़ेंगे, लेकिन चुनौतियाँ तो अपार हैं यूकेडी के सामने। चाहे संगठन की बात करें, आप संसाधनों की बात करें, आप लोग खुलकर इस बात को कहते भी हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इस उपचुनाव को छोड़कर हमें
या आप लोगों को अपनी पार्टी की मजबूती की ओर ध्यान देना होगा। क्या उस पर काम हो पा रहा है कि आप जैसे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, तमाम पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन पार्टी को मजबूत कैसे करेंगे? क्या हो पा रही हैं वो चीज़ें? बिल्कुल कैंथरा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो हमारा पार्टी का जो सिस्टम था काफ़ी हद तक चरमरा रखा था, अब काफ़ी हद तक वो सही होने जा रहा है और काफ़ी सही हो चुका है। जब वो ये अभी की जो हमारी रैली थी, इसमें भी जो अब एकदम आप सोचिए इतने जनमत कहाँ से आ सकता है। ये जो हमारा पार्टी का जो सिस्टम है वो है तो है बरकरार, लेकिन कुछ नीतियों के कारण लोग इधर उधर छिड़क गए थे। और आज ठीक बात है, आपकी जो रैली हुई उसमें अच्छी भीड़ थी, हालांकि उसमें भाजपा ने एक तंज लोग कसा। अपने पैसे से आए थे खर्च करके, भाजपा ने एक तंज कसा। उन्होंने अपनी गाड़ियां की, उन्होंने कहा भाई साहब गाड़ियों भेजने की जरूरत नहीं है, हम खुद आएंगे। जिस प्रकार से राज्य में सत्ताधीश पार्टी अनर्गल उन्होंने आपके कानून बना रही है और जमीनों की खरीद फरोख्त जो जिस प्रकार से कांग्रेस भी इसके लेकिन वो कानून मूल निवास के लिए मैं कहना चाहता हूं समन्वय समिति आप उनको साथ क्यों नहीं लेकर आ रहे? आप फिर आप वहां पर भी अलग चले गए किसको? ठीक है, जो संघर्ष समन्वय समिति जो काम कर रही है वो क्या वो उन लोगों के साथ, क्योंकि मांग तो एक ही है ना? देखिए मांग एक ही है, लेकिन उनकी जो सोचने की जो क्षमता है वो हमें थोड़ा डिफरेंट लगी उनकी। जब हम लोगों ने वो समन्वय समिति हम ही ने बनाई वो पहले, बल्कि उसका कोई पहले हम एक दूसरा नाम महाकाल नाम दे रहे थे, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा महाकाल नाम कोई सही नाम नहीं है, हमें कोई एक ऐसा आदर्श नाम चाहिए जिसमें लोगों को अच्छा लगे। तो उसके बाद वो समन्वय समिति हमने बनाई थी, तो उसमें भी उन्होंने थोड़ा अपना हित साधना चाहा। तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में कोई ऐसा पर्सनल हित ना साधें। और जिस प्रकार से अभी इन दोनों पार्टियों ने भी, राष्ट्रीय पार्टियों ने कहा, भाई कांग्रेस ने कितनी मलिन बस्तियां बसाई, आज जो इतनी जो जनसंख्या पूरे उत्तराखंड के अंदर बढ़ गई है, और बीजेपी तब बैठी रही, बड़े बहुमत के साथ बीजेपी भी थी तब भी बैठी रही है। आज ये कहीं खाली करवाने की बात करती है, कहीं मलिन बस्तियों को उखाड़ने की बात करती है। तो उस समय आप अध्यादेश लेकर आ गए, कहाँ खाली कर रहे हैं? अध्यादेश लेकर आ गए। नहीं, अध्यादेश देखो आना चाहिए। हम तो ये कहते हैं यूकेडी भी आई ना, तो 1996 में जिस प्रकार से पट्टे बंटे थे, तो वो यहाँ के जो बाशिंदों के लिए पट्टे बंटे थे। ये कोई ऐसा नहीं था कि उत्तर प्रदेश से आएगा और यहाँ बैठ जाएगा। आप लोगों का क्या स्टैंड है? हमारा बिल्कुल ये स्टैंड है कि जिस दिन हम सत्ता में पहुंचेंगे उस दिन ये सारी जो जमीनें, अवैध जमीनें जो कब्जा रखी है, भाई पट्टा यदि आपको अलॉटमेंट हुआ तो आप ही दिखाएंगे ना पट्टा, आपको बेचने का तो कोई अधिकार ही नहीं उसका, वो तो फिर राज्य साथ हो जाती है जमीन। तो ये इस तरीके की कई छंटनियां होनी है जो ये राष्ट्रीय पार्टियां बिल्कुल नहीं करती है, और ये बार बार कहती है, सत्ता में बैठ जाती है, उसके बाद ये भूल जाती है। तो जनता अब समझने लगी है, और जनता ने ये जो अभी का जो चुनाव आपको सामने खड़ा है, इसमें बिल्कुल हम चुनौती के रूप में इनके सामने खड़े हैं, और इनके 12 बजने वाले हैं, ये मैं आपको कह देना चाहता हूं कि इनके दोनों के वोट कटने वाले हैं इस समय, और बिल्कुल हम ऐसी भूमिका में आएंगे कि इनको सोचने पर हम मजबूर करेंगे। ठीक है रविंद्र जी, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये जो निर्दलीय इस वक्त जो चुनाव में उतरेंगे, उससे क्या लगता है कि कोई नुकसान है भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को? मतलब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि तमाम महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? देखिए, सबका लोकतंत्र में अधिकार है, हाँ। सभी दलों का, सभी व्यक्तियों का, कि वो अपनी बात को सार्वजनिक रूप से रख सकता है। जी जी जी। और लंबे समय से उत्तराखंड की एक मात्र हमारा क्षेत्रीय दल है, और मैं इसका सम्मान भी करता हूँ एक क्षेत्रीय दल होने के नाते। जी जी। उसका अपना अधिकार है, वो आप चुनाव लड़े, और मेरी शुभकामनाएं भी है मेरी पर्सनल रूप से। लेकिन क्या है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाली बात है, तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी रूप में किसी भी दल से कोई ऐसी चुनौती मिलने वाली है। केदारनाथ की सीट भी हम एक भारी मत से के साथ जीतेंगे, क्योंकि ये सीट हमारी थी। वहां पे बहुत अच्छा काम किया था दिवंगत नेता ने, तो उसका कहीं ना कहीं जो उसके बचे हुए कामों का जो काम है। रविंद्र जी, ये बड़ापन दिखा रहे हैं आप कि कोई दल टक्कर नहीं दे सकता, ये आपकी भूल है, और ये शब्द आपको इस चैनल के माध्यम से नहीं कहने चाहिए। नहीं, जनता सर्वोपरि होती है, जनता जिसको चाहती है वही
सुनिए सत्ता ना, पर बैठेगा। टीकम भाई, मैंने तो आपका सम्मान करते हुए मैंने तो कोई नहीं, ऐसी वो बात बात ही नहीं ठीक बोली। है, वो व्यक्तिगत हम तौर अपने पे आप कर हम सकते अप हैं। नहीं व्यक्तिगत नहीं है भाई साहब। ये चैनल जनता पे का बैठ के अपमान है, दल जनता दलों के साथ ही जुड़ी हुई जनता है, तो ये दल के जनता का साथ है ना। अपमान है। टीकम भाई मैं आपको बताऊं, ये ओवर देखिए, कॉन्फिडेंस आपका भारत- झलक रहा आधा है। जनता का आशीर्वाद रहता है और आधा उनकी ईवीएम की देवी है उनकी, जो उसका भी बड़ा देखो फिर आशीर्वाद आ गया उनका ना, रहता है। अरे आ गया अब ना। आप फिर वहीं देखिए आ गए। आपने स्वीकार कर लिया अब लास्ट में। दो उपचुनाव जो आप चैनल जीते वहां पर ईवीएम किसकी थी? देखिए चैनल ठीक पे है, उस समय हमारी चौकीदारी अच्छी थी, जहां हम चौकीदारी बहुत बढ़िया कर लेते हैं, जीत जाते हैं, और जहां थोड़ा सा भी हमसे मिस्टेक होती रविंद्र है, जी, ये जवाब है। जब हम चौकीदारी नहीं कर पाते तो तब तक चोर हमारी जो है फसल देखिए, को काट पाता है। क्या इन्होंने करें? स्वीकार कर लिया। मुझे पता था कि लास्ट आते आते तक ये स्वीकार कर लेंगे, देखिए, क्योंकि इनको पता है वहां ये जीतने वाले हैं ये नहीं। तो ग्राउंड की रिपोर्ट ये कांग्रेस को भी सब पता। जानते हैं, सब जानते हैं कि आधा आधा और आधा आधा सुनिए, आपका प्रयास है, ये आधा आपकी यहाँ के ईवीएम लिए देवी नहीं, है। ये महाराष्ट्र के लिए भी बचा के रखना। ये महाराष्ट्र में भी कहना पड़ेगा अभी ईवीएम का। तो देखिए, आप किसी भी रूप में ना तो आपके पास मुद्दा, ना ही जनता का समर्थन है। जनता आपके बातों को सुन के मजा ले रही है, सिर्फ वोट नहीं देती आप। अच्छा, मुद्दे तो हैं। मुद्दे अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि सोना चोरी का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। इसके अलावा आप जो वहां पर पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं वहां झूठ की की बात दुकान पे आप कुछ भी बोल लीजिए, मुंह से बोलने में तो कुछ नहीं जा रहा। आपके पास कोई प्रमाणिकता है, कोई आप लेकर आइए। खुले चैनल पे बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता क्या, हमारे तो शीर्ष नेतृत्व में बोला, आप लाइए, आप कोर्ट जाइए ना, किसी को मत बताइए, आपके चैनल पे लाके रखिए ना। आपके पास आपकी कोई सारी प्रमाण ही नहीं है। जितनी देखिए, आपकी जिस जो प्रकार ये से मुराद है सब पूरी होगी। आप जिस चिंता क्यों प्रकार कर रहे हैं? से सुब्रमण्यम कोर्ट भी जाएंगे स्वामी लोग। ने, जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड में फ्रॉड का रखा, जिस प्रकार से प्रियंका गांधी का अभी जो हलफनामा दिया उसके प्रमाण रखे कि भाई आप जितना अपना बता रहे हो, इससे ऊपर तो 78 करोड़ रुपए की तो आपकी इनकम टैक्स की देनदारी है। वो कोर्ट में चल रहा है मामला अभी भाई, ये आपका। आप कह रहे हो कि हमारी कुल संपत्ति इतनी है, वो तो लगातार अभी खुल रही है, परतें खुलेंगी। लेकिन केदारनाथ की अगर बात करें तो आप लोगों ने, भाजपा ने हमेशा कहा प्रमोद जी कि हमने केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य, आपदा के बाद जो वहां पर काम होने थे वो किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आते हैं, उनका विशेष लगाव है। वहां पर पैकेज की बात करें, जो अभी 31 जुलाई को अतिवृष्टि हुई थी, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर सरकार ने 15 दिनों के भीतर यात्रा को एक बार फिर से सुचारू किया। हालांकि बीच में कई तरीके की चीजें भी आई। तो सरकार तो अपनी उपलब्धियां गिनाती है ना कि यहाँ पर जो हुआ, हम थे तो त्वरित रिस्पॉन्स हुआ, केंद्र के पूरा सहयोग रहा। इन बातों का जिक्र इस उपचुनाव में भी होगा। देखो रवि जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपदा आएगी तो आपदा से निपटने के लिए काम तो करने ही पड़ेगा। हाँ। आपदा पहली बार केदारनाथ में आई नहीं है जी। 13 में आई, उसके बाद में पहाड़ है तो स्वाभाविक है कि आती रहे। हाँ। लेकिन काम भाई आप इतना बड़ा धाम है तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, लेकिन एक त्वरित गति के साथ काम हुआ है, आप लोग मानते हैं इसको? आपसे एक बात मैं आपसे त्वरित गति के हिसाब से तो आप मेरे से आप पूछ रहे हैं। हाँ। आप जो है जो चार धाम यात्रा पे जो व्यापारी बैठा हुआ है, वहां के जो पंडे पुरोहित बैठे हुए, उनसे पूछ लीजिए कि कितनी त्वरित गति से हुआ, काम हुआ और कैसी यात्रा रही। अगर हम बोलेंगे तो आप कहेंगे कि कांग्रेस का काम आरोप प्रत्यारोप करना है। दूसरी बात यह है कि केदारनाथ में 2013 में जो आपदा आई की, तो तब क्या वो जो है जो सबसे बड़ी आपदा थी भाई, केदारनाथ की जो आपदा थी, इतनी बड़ी आपदा थी, तो क्या फिर जो है वहां यात्रा शुरू नहीं हुई क्या? या जिन गुफाओं में मोदी जी आकर के कैमरे के साथ में फोटो खिंचवाने के लिए वहां आराधना का ढोंग करते हैं, क्या वो गुफा इन्होंने बना रखी है? लेकिन जो पुनर्निर्माण कार्य है वहां पुनर्निर्माण कार्य तो देखो सरकार 13 में नहीं हुए वहां पुनर्निर्माण कार्य हुए हैं। तो जब हुए हैं, तो जब सरकार इनकी है तो पुनर्निर्माण कार्य करने के लिए क्या हिमाचल से की सरकार करवाएगी, क्या कर्नाटक की सरकार करवाएगी? यही तो करवाएंगे। लेकिन आप कौन से पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं? आप कौन से, ठीक है यात्री अपना जैसे कैसे करके धाम तक, उसकी बाबा केदार के चरणों तक वो पहुंचने का काम करता है। लेकिन आप अभी, जबकि 2 महीने हो गए बारिश को बंद हुए, आप अभी बद्रीनाथ की यात्रा करके आ जाओ, आपको दिख जाएगा सड़कों की स्थिति क्या है। देहरादून की सड़कों पे आप देख लीजिए, देहरादून की सड़कों की स्थिति क्या है। तो काम के मामले में ये सिर्फ जो है, ठीक है चैनलों पे ये बड़ी बड़ी बात कर लेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य का प्रवक्ता है वो देश की बात जरूर करता है
देश में जो है वो देश देश की में बात जो है इसलिए हमारे करते हैं राष्ट्रीय क्योंकि नेतृत्व की बात जरूर करता केंद्र है। में उनकी सरकार है, अभी देश खड़ी की है, अरे अभी- भाई अभी सुनो, इस अभी- प्रदेश अभी- का बहुत बड़ा वर्ग देश की रविंद्र जी, सेवा आपके करता हमारे है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के इसलिए लिए कह रहे देश थे की कि बात तो दलितों होगी। का उत्पीड़न। आप कहते हो रविंद्र देश की भाई, बात करो नहीं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर हमारे क्यों राष्ट्रीय नहीं करेंगे अध्यक्ष देश की बात? पार्टी में देश की बात करो। अरे मैं- सेना लेकिन प्रमुख देश- यहाँ का, अरे भाई, एनएसए का चीफ देश यहाँ के का, लिए- देश के लिए अनिल चीफ बलूनी है और जो है संबित चुनाव पात्रा है आयुक्त जो यहाँ कि, का, बड़े बहुत अच्छे से जनरल झूठ कर्नल बोलते यहाँ हैं। के, तो आप एक यहीं के बड़ी यहीं के झूठ फौज में फंसा में के रखा करो ना लोगों फौज को। के अंदर हमारी ठीक है। हिस्सेदारी और बड़े- तो आपसे क्यों नहीं भी बात बड़े- करेंगे भाई? राष्ट्र आपसे भी बड़े जो है हम झूठ बोलने वाले राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता हैं। लोग, राष्ट्र- देश के लिए चलिए वो ठीक। उनको बोलने दीजिए। अच्छा, ठीक है, राष्ट्र चलिए। को प्रथम बात मानने कीजिए ना। वाले मैं एक लोग बार फिर से- राष्ट्र की तो मैं बात आपसे बिल्कुल ये- करेंगे। मैं आपको आपसे- चुप किया ठीक है राष्ट्र की प्रमोद, बात। ठीक है रविंद्र जी, एक बार आज की पूरी चर्चा हमारे केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तैयारियां क्या और किस तरीके का आरोप प्रत्यारोप है, फाइनल कमेंट आप सबका ले रहा हूं। ठीक है राठौर जी, आपका फाइनल कमेंट कि किस तरीके से, अब क्योंकि अब दिन बहुत कम बाकी हैं, मुझे लगता है कल तक तो बड़ा अपडेट आ जाएगा जिस पर हम चर्चा कर रहे होंगे। बिल्कुल कैंथोरा जी, हम लोग बड़े मजबूती के साथ वहाँ उतरने जा रहे हैं और जिस प्रकार से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने वहाँ के लिए नहीं सोचा, 2013 में जब आपदा आई तब भी इन लोगों ने, हमने कहा कि इसमें कॉरिडोर बनाया जाता तो लोगों को जाने आने में आसानी होती। ये सत्ता में बैठते हैं और कोई बात नहीं करते हैं, इसीलिए ये बिल्कुल संवेदनहीन है। हम ये कहेंगे उत्तराखंड के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन है। जहाँ से हमें रोजगार मिलने थे वो रोजगार इनके नीतियों के कारण चौपट हो रहे हैं और ये अब आगे डरना चलने वाला नहीं है। ठीक है रविंद्र जी। देखिए केदारनाथ उपचुनाव बाबा केदार की कृपा से एक बार फिर हम भारी बहुमत के साथ जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश के अंदर किया हुआ काम और एक जीरो टॉलरेंस की सरकार, ईमानदार सरकार जो माननीय धामी जी के नेतृत्व में चल रही है, और मुझे पूरा विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं पे के बल पे भी और वहाँ की जनता को भी कि जिस प्रकार से उन्होंने लगातार दूसरी बार आशीर्वाद दिया है, हम इस चुनाव को भी एक भारी बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। ठीक है प्रमोद जी, आपका फाइनल। रवि जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस बाबा केदार की यात्रा में चंद दिनों पहले ही सैकड़ों लोग जो है काल के ग्रास बने हों, जिस पार्टी ने जो है केदारनाथ बाबा केदार का जो है जाते भी झूठ बोल सोना रहे हैं। चोरी कर दिया आप हो। बता दो उन सैकड़ों लोगों की लिस्ट दिखाओ कब ग्रास में गए भाई। अरे भाई वहां जाकर फिर के वही देखते झूठ ना, नहीं लाशें गए आप, अभी कम भी से पड़ी कम। हुई हैं, तो अभी भी दबी पड़ी हैं। जब तो बहस मैं शुरू हुई तब भी रविंद्र अरे भाई, भाई सुन उनके लिया नाम करो। बता दो, लापता लोगों की सूची दिखा दो। आप क्यों जिस झूठ पार्टी बोलते हैं? के नेतृत्व अरे में फिर वही है। भगवान शंकर अरे के भैया, ये गर्भगृह का आजकल सोना चोरी सोशल हो गया मीडिया हो। मोबाइल का जमाना है, तो जिसके घर का इसलिए मैं लापता कहना होता है चाहता वो हूं, मोबाइल में रवि जी, ठीक है ठीक है। डालता है। मुट्ठी बांध करके महाराज केदारनाथ जय हो, देवभूमि के जय हो, लोग झूठ की जो दुकान। देवतुल्य लोग हैं, केदार बाबा केदार के झूठ की लोग जो दुकान, केदार के ही नफरत का गण हैं, वो भारतीय ठीक है। जनता पार्टी का बोरिया बिस्तरा हमेशा के लिए बांधने वाले हैं। और इस बार केदार से बंधेगा और 2027 में इस प्रदेश से भी बन जाएगा। ये मैं आपको आश्वस्त आपके चैनल पे करूं। ठीक है, मैं आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया करूंगा कि आपने चर्चा में भाग लिया, अपने अपनी पार्टी की बात आपने रखी। केदारनाथ का उपचुनाव बहुत करीब आ गया है, बहुत दिलचस्प है, अन्य उपचुनाव से अलग है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टियों ने पूरी ताकतें अपनी झोंक दी हैं और एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी भी लगा दी है। लेकिन केदारनाथ की जनता को फिलहाल प्रत्याशी का इंतजार और उसके बाद आशीर्वाद किसको देंगे बाबा केदार, ये देखना होगा। नमस्कार।